पायलट के रेस्क्यू के दौरान अमेरिका को बड़ा नुकसान भी हुआ, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर तबाह किए गए और ईरान से मुठभेड़ के बाद अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टर यहां पर ढेर किए गए। ईरान का दावा यहां पर है, हालांकि अमेरिका ये कह रहा है कि हमने सफल तरीके से अपने पायलट का रेस्क्यू यहां पर कर लिया, हम अपने किसी भी सैनिक को पीछे छोड़ते नहीं है, ये भी अमेरिका ने यहां पर बाकायदा कहा। लेकिन ईरान का ये दावा है कि जो रेस्क्यू यहां पर किया गया उसमें उनके 2 हेलीकॉप्टरों को नुकसान पहुंचाया गया। देखिए, आमतौर पर इस तरीके के हेलीकॉप्टर्स का ही प्रयोग यहां पर किया जाता है ताकि रेस्क्यू आसानी से किया जा सके। और ईरान के दावे का अमेरिका ने खंडन यहां पर कर दिया। अमेरिका कह रहा है C-130J मार गिराने का ईरानी दावा बिल्कुल गलत है। क्षतिग्रस्त C-130J को खुद यूएस आर्मी ने ही उड़ाया और ईरान ने कहा था कि 2 C-130J प्लान मार गिराने का दावा यहां पर है 2। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि अमेरिका अपने विमान को कैसे गिरा सकता है ताकि कोई टेक्नोलॉजी दुश्मन देश के हाथ ना लगे, इसलिए कई बार ऐसा देशों को करना पड़ता है और वही अमेरिका ने भी किया। अब देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर इस बारे में एक जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि अमेरिकी सेना ने ईरान में दुश्मन के इलाके के भीतर एक बेहद साहसी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी पायलट को सुरक्षित बचा लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पायलट घायल था लेकिन अब सुरक्षित है और इस मिशन में दर्जनों विमानों और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, कई सारे हेलीकॉप्टर्स इसमें रखते हैं, इसके अलावा जो फ्यूल भरने वाले हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो भी लगातार इस विमान को सहारा देते हैं ताकि अगर वक्त आया तो वो भी लगातार स्टैंड बाय मोड में उस विमान तक फ्यूल पहुंचा सकें। तो ट्रंप ने इस मिशन को अमेरिकी इतिहास का सबसे साहसी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बताया है। तो चलिए विस्तार से इस ऑपरेशन की टाइमलाइन को भी समझते हैं। 3 अप्रैल को जंग के बीच ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट F-15E को मार गिराया। दावा किया गया कि अमेरिकी जेट हमले के बाद ईरान के दक्षिणी तेहरान में जाकर गिरा। खतरे को भांपते ही F-15E में बैठे दोनों पायलट मौके देखते ही जेट से इजेक्ट हो गए, बाहर निकल आए। 3 अप्रैल को ही वेपन सिस्टम ऑफिसर को रेस्क्यू कर लिया गया था जो पायलट के तौर पर हथियार और रडार को संभालता है। हालांकि दूसरा पायलट ईरान के क्षेत्र में जा गिरा जिसके लिए अमेरिका ने बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। फिर 4 अप्रैल को अमेरिका ने करीब 12 हेलीकॉप्टर और जेट को पायलट के सर्च ऑपरेशन में लगा दिया। इसके बाद 100 से ज्यादा यूएस कमांडोज को जमीन पर उतारा गया और शाम ढलते ही ऑपरेशन तेज हुआ और देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अमेरिका के कमांडो और ईरान के सैनिकों की भिड़ंत भी देखने को मिली और पायलट को बचाने के दौरान रात में दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी और फायरिंग भी हुई। और आज 5 अप्रैल को आखिरकार अमेरिका सफल रहा और उसने अपने दूसरे पायलट को सही सलामत वहां से रेस्क्यू कर लिया। और देखिए, इसी बीच इराक की राजधानी बगदाद से भी एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर बड़ा प्रदर्शन हुआ है। तहरीर स्क्वायर में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और अमेरिका इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों की निंदा की गई है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने ईरान के समर्थन में नारे लगाए और बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शन में खास तौर पर इराक के शिया समुदाय की बड़ी भागीदारी रही है। देखिए, इराक में सुन्नी मुसलमान तो हैं ही, इसके अलावा शिया मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद वहां पर रहती है जो ईरान का हमेशा से समर्थन करती आई है। इन्हीं शिया गुटों में से कई सारे ऐसे गुट हैं जिन्होंने धीरे धीरे मिलकर अपने छोटे मिलिशिया ग्रुप्स तैयार किए हैं जो ईरान को युद्ध में या युद्ध जैसे हालात में लगातार मदद करते आए हैं और ईरान से उनको भारी भरकम फंडिंग भी मिलती है। लेकिन आप देखिए, ना केवल ईरान में बल्कि इराक में भी ये तस्वीर बगदाद से, वहां की राजधानी से आप देख रहे हैं कैसे ईरान के समर्थन में निकल रहे हैं। और देखिए, साउथ लेबनान में इजरायली सेना की गिवाती ब्रिगेड ने एक बड़ा जमीनी ऑपरेशन अंजाम दिया जहां पर आईडीएफ के मुताबिक डिवीजन 91 के तहत गिवाती ब्रिगेड के जवान बीते कई हफ्तों से साउथ लेबनान में लगातार एक्टिव हैं और उत्तरी इजरायल के नागरिकों की सुरक्षा के मकसद से ग्राउंड ऑपरेशन को बढ़ाया जा रहा है। आईडीएफ का कहना है कि बीते 24 घंटों में हिजबुल्लाह के एक आतंकी सेल की पहचान की गई जिसके बाद एयरफोर्स की मदद से आतंकियों को मार गिराया गया। इस दौरान कई इमारतों में छुपे हथियारों के जखीरे भी बरामद किए गए। और उत्तरी इजरायल के किर्यात शमोना में हिजबुल्लाह की ओर से किए गए रॉकेट हमलों का वीडियो भी सामने आया है। इस हमले से रॉकेट ने, देखिए आप, किस तरीके से सीधे अपने टारगेट पर जोरदार हमला किया जिसके बाद वहां पर आग लग गई और पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। प्रेस टीवी के मुताबिक हमले के बाद वहां पर हालात बहुत ज्यादा बिगड़े। रॉकेट गिरते ही आग की लपटें उठती हुई साफ देखी जा सकती हैं। कई सारे सवाल हैं इस बीच। पहला सवाल यही कि क्या इजरायल सिर्फ जंग लड़ रहा है या नक्शा बदलने की तैयारी भी कर रहा है। दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन, गाजा में लगातार हमले और अब ग्रेटर इजरायल की बहस फिर जिंदा हो गई है। क्या यह सिर्फ सुरक्षा का खेल है या विस्तार की एक रणनीति? चलिए समझते हैं, ग्रेटर इजरायल प्लान हकीकत है या फिर एक खतरनाक थियोरी।
जंग की आड़ में ग्रेटर इजराइल वाला प्लान। पर्दे के पीछे इजराइल का नक्शा बदलने का खेल। फिलिस्तीन से सऊदी अरब तक विस्तारवाद की राजनीति। पश्चिम एशिया में चल रही ये जंग भीषण होती जा रही है, लेकिन खबर ये है कि इस युद्ध के पीछे एक सीक्रेट गेम चल रहा है। इस सीक्रेट गेम का नायक कोई और नहीं बल्कि इजराइल है, जहां एक तरफ वो गाजा में हमास के खिलाफ और लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी सैन्य रणनीति अब सीमाओं से बाहर जाती दिख रही है। दक्षिणी लेबनान में बफर जोन बनाने की कोशिश। वेस्ट बैंक पर सख्त नियंत्रण। ये सिर्फ सुरक्षा कदम है या किसी बड़े विस्तारवादी एजेंडे का हिस्सा? यही सवाल ग्रेटर इजराइल की बहस को हवा दे रहा है, क्योंकि अगर जंग की आड़ में सीमाएं बदलने की कोशिश हो रही है तो ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, पूरे पश्चिम एशिया के भूगोल को बदलने की तैयारी हो सकती है। क्योंकि ग्रेटर इजराइल की जड़ें सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि धार्मिक मान्यताओं में भी गहराई से जुड़ी हुई हैं। हिब्रू बाइबल की किताब जेनेसिस में एक ऐसा वादा बताया गया है जिसमें ईश्वर ने अब्राहम के वंशजों को एक विशाल भूमि देने की बात कही थी। मिस्र की नदी से लेकर यूफ्रेटस नदी तक, यानी एक ऐसा इलाका जो आज के इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और इराक के हिस्सों तक फैला माना जाता है। कुछ कट्टरपंथी समूह इसी धार्मिक वादे को आज की राजनीतिक हकीकत में बदलने की बात करते हैं, लेकिन आधुनिक दुनिया में ये विचार बेहद विवादित और खतरनाक माना जाता है, क्योंकि अगर इसे लागू करने की कोशिश हुई तो ये सिर्फ जंग नहीं, पूरे क्षेत्र में स्थायी टकराव की वजह बन सकता है। दरअसल ग्रेटर इजराइल का विचार भले ही धार्मिक ग्रंथों से जुड़ा हो, लेकिन आधुनिक दौर में इसे सबसे पहले थियोडर हर्जन ने राजनीतिक रूप से उठाया था। हर्जल को आधुनिक जायोनिज्म का जनक माना जाता है, जिन्होंने यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र की अवधारणा दी। बाइबल के जेनेसिस 15:18-21 में जिस वादे का जिक्र है उसे कुछ विचारधाराएं आज भी आधार मानती हैं। इसमें ईश्वर द्वारा अब्राहम के वंशजों को मिस्र से लेकर यूफ्रेटस तक की भूमि देने की बात कही गई है। इसमें ईश्वर अब्राहम से कहते हैं, मैं तुम्हारे वंशजों को ये जमीन देता हूँ, मिस्र की नदी से लेकर उस महान नदी यूफ्रेटस तक। ये जमीन केनी, केनिजी, कदमोनी, हित्ती, पेरिजी, रेफाई, अमोरी, कनानी, गिरगाशी और येबूसी लोगों की है। इतिहास में ग्रेटर इजराइल की सोच को सबसे बड़ी ताकत 1967 की जंग के बाद हासिल हुई। इसे 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है, जब इजराइल ने एक साथ मिस्र, सीरिया और जॉर्डन समेत कई अरब देशों को हराया था। इस जीत के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी, सिनाई प्रायद्वीप, वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। यहीं से ग्रेटर इजराइल की सोच को नई ऊर्जा मिली। हालांकि आज भी इजराइल की कोई आधिकारिक नीति इस विचार को लागू करने की नहीं है, लेकिन 2022 के चुनावों के बाद बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार बनने 2023 में इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिक द्वारा दिखाए गए नक्शे ने इस बहस को और तेज कर दिया है। आज इजराइल की सरकार आधिकारिक तौर पर ग्रेटर इजराइल को नहीं मानती, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के दौर में बढ़ती सैन्य कार्रवाई और बेजालेल स्मोट्रिक जैसे नेताओं के बयान इस बहस को जिंदा रखे हुए हैं। सवाल साफ है, क्या ये सिर्फ सुरक्षा नीति है या भविष्य की विस्तारवादी नीति का ब्लूप्रिंट?